लीना अपनी सास कम्मो और पति युवराज के साथ रहती है और उसके घर पर नौकरानी मिश्री काम करने आया करती है। एक रोज, तो मैडम, मेरे को एक बात बताओ। एक आदमी एक दिन बारिश में भीग गया, लेकिन उसके बाल नहीं भीगे। बताओ क्यों? आदमी बारिश में भीग गया, लेकिन उसके बाल नहीं भीगे। अरे लेकिन ये कैसे संभव है? क्योंकि वो गंजा था ना। क्या आप भी मैडम? मिश्री, तुम्हारे पास मजाक मस्ती करने के अलावा भी ढेर सारे काम पड़े हैं, तो वो करो ना तुम। जब देखो तो पागलों की तरह खीखी कुकू करती रहती हो। अरे ये तो एक नंबर के गधी हैं। इसके चुटकुले भी इसी की तरह अजीबोगरीब होते हैं। चल जा, अब काम कर। भूतनी की तरह दांत मत निकालती बैठ। अरे हाँ बाबा, कर रही है मैं काम। आप दोनों काय को टेंशन ले रहे हो? काय को टेंशन ले रहे हो मतलब? अरे मेरा कमरा पूरा बिखरा पड़ा है। मैंने कल रात को थोड़ा पुराना सामान निकाला था, तभी कमरे में हर तरफ गंदगी फैल गई। इसलिए जाकर वो गंदगी साफ कर दे। फिर उसके बाद ही मैं अपने कमरे में खुली सांस ले पाऊंगी, वरना मेरा दम घुट जाएगा वहां पर। टेंशन नहीं लेने का मैडम, मैं अभी कर देगी साफ। ये देखो, ये वैक्यूम क्लीनर है ना, इसकी मदद से सारी गंदगी 21 मिनट में एकदम निकल जाएगी और पूरा कमरा बिल्कुल चकाचक हो जाएगा। बिल्कुल चकाचक ही चाहिए मुझे मेरा कमरा, वरना मैं तुझे चकाचक कर दूंगी। समझी कि नहीं? हाँ मैडम। वैसे भी ये आधुनिक युग के जो सामान है ना, इन सब के कारण हम नौकरानियों के काम आधे कम हो चुके हैं। अब यही देखो ना, ये वैक्यूम क्लीनर मशीन का बस एक बटन दबाने का, और फिर ये बेचारा अपने आप सारा काम कर देता है। और मैं उतना ही समय में नाचती हूँ, गाती हूँ, ठुमके भी लगाती हूँ, और कब काम खत्म होता है पता ही नहीं चलता। अरे अब सारा दिन यहीं पर खड़े रहकर ये बेफिजुल की बातें करने में वेस्ट करना है क्या? या फिर कोई काम भी करना है तुम्हें? हाँ हाँ बिल्कुल मैडम जी, करने का है ना मेरे को काम। आज जल्दी जल्दी सारे घरों के काम को निपटा कर मेरे को मेरे बॉयफ्रेंड मंग्या के साथ फिल्म देखने जाना है। हाँ तो चली जाओ ना, फटाफट हाथ चलाकर काम करो। लेकिन हाँ, घाई गड़बड़ी में आधे अधूरे काम मत करना। सारे काम एकदम सही से हो जाने चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल मैडम जी। ऐसी कैसी बातें कर रही हो आप? अभी मैं यहाँ पर इतने टाइम से काम कर रही है, तो आज तक मैंने आपको कभी शिकायत का कोई मौका दिया है क्या? नहीं ना। तो फिर काय को टेंशन ले रही हो आप? अरे आप चिंता को मारो गोली और मनाओ मेरे साथ बिन मौसम होली। हे भगवान, इस पगलेट के साथ रह रहकर हम भी एक दिन पागल हो जाएंगे माजी। चलिए, अगर हम यहाँ से जाएंगे तभी ये अपना काम शुरू कर पाएगी, वरना इसकी ये बकवास तो खत्म होने से रही। रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक आता है और उसी खुशी में कम्मो और लीना खरीदारी करने आती है। और ये सब देखकर मिश्री अचानक से फूट फूट कर रोने लगती है। मेरा तो नसीब भी फूटा है रे। हे भगवान, अरे क्या हो गया मिश्री? तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? सब ठीक तो है ना? रोना बंद कर मिश्री, और हमें बोल, किसने किया तुझे परेशान? तेरे उस नालायक बॉयफ्रेंड मंग्या ने क्या? रुक जा, मैं अभी उसकी खबर लेती हूँ। अरे नहीं मैडम जी, मेरा मंग्या तो एकदम हीरा है, हीरा। उसने तो कुछ भी नहीं किया मैडम जी। तो फिर हर वक्त जो लड़की दांत फाड़ फाड़ कर हंसती रहती है, वो आज इस तरह से क्यों रो रही है? हाँ मिश्री, चलो जल्दी बताओ, क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हें ऐसे देखकर हमें बहुत चिंता हो रही है। देखिए ना मैडम जी, आप लोगों के भाई लोग हैं, लेकिन मेरा तो कोई भाईच नहीं है। हर साल मैं राखी के दिन उदास रहती हूँ। काश मेरा भी आप लोगों की तरह कोई भाई होता जिसे मैं राखी बांध पाती। ओफो मिश्री, तो इस कारण रो रही हो तुम? अरे कोई बात नहीं ना, अब रोना बंद करो।
और नहीं तो क्या। और अगर तुझे राखी ही बांधनी है तो वो तो तू किसी को भी बांध सकती है ना। हमारे देश में तो ये कहा जाता है कि हर भारतीय मेरे भाई बहन है। सत्य है मैडम, लेकिन फिर भी एक भाई तो होना ही चाहिए था ना मेरा, जैसे आप दोनों के भाई है। अगर आज मेरा कोई भाई होता तो मुझे भी कितने सारे तोहफे मिलते। मैं उसके कलाई पर राखी बांधती और उसे अपने हाथ से बनी मिठाई भी खिलाती। इतना मजा आता ना। हाँ मिश्री, मैं तुम्हारी भावनाओं को पूरी तरह समझ सकती हूँ। अरे, ये इसे अचानक से क्या हो गया? अभी अभी तो ये बच्चों की तरह रो रही थी और अब अचानक से ये चुड़ैल की तरह हंसे जा रही है। आखिर बात क्या है? अब आप मानो या मत मानो माची, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि ये लड़की किसी पागल खाने से छूट कर आई है। अरे अब हंसना बंद भी कर दे। इतनी देर से मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी क्या? बेवकूफ कहीं की। मिल गया मुझको भाई, मिल गया हमसे गर कोई जल गया। हो जलने दो, हो जलने दो। ये क्या? अभी अभी तो ये कह रही थी कि इसका कोई भाई नहीं है और अब ये कह रही है कि इसे भाई मिल गया। अरे नालायक लड़की, आखिर तू कहना क्या चाहती है? कभी कुछ कहती है तो कभी कुछ और ही बोल देती है। दिमाग से पैदल है क्या तू? बस मिश्री, अब चुप हो जा और अपनी ये फालतू की नौटंकी बंद कर दे और बता हमें कि ये सब आखिर क्या चल रहा है तुम्हारा। मैं तो ये कहना चाहती है कि अब मुझे रक्षाबंधन के दिन उदास होने की कोई जरूरत नहीं है मैडम, क्योंकि अब मैंने अपना भाई ढूंढ लिया है। अरे लेकिन कौन है तेरा भाई और अचानक से कैसे आ गया? वो तो आप लोगों को रक्षाबंधन के दिन में ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, मैं इतना बता सकती है कि मेरा भाई सबसे अलग है, सबसे अनोखा है। और हर भाई यही कहता है कि 1000 में मेरी बहना है, लेकिन मैं कहती है कि 1000 में मेरा भाई है। और इस बार तो मैं उसे राखी बांधकर मस्त त्योहार मनाएगी। अरे गधेड़ी, इतनी पहेलियां क्या बना रही हैं? बता देना हमें, कौन है तेरा भाई? अलग अनोखा फलाना ढिमकाना। अरे तू तो ऐसा कह रही है जैसे कि वो कोई बहुत बड़ा फिल्मी सुपरस्टार है। बस वैसा ही समझ लो मैडम जी। मेरा भाई किसी फिल्मी स्टार से कम नहीं है। और आप जब उसे देखोगे ना, तब आप भी वही बोलोगी। क्या? और क्या, मेरे भाई से मैं आपको राखी के दिन ही मिलवाऊंगी और उसे देखकर तो आप दोनों भी चकित रह जाओगे। देखना आप, मिश्री का भी भाई है तो वो भी एकदम फर्स्ट क्लास ही होगा। चलिए अब मैं आती है। इतना बोलकर मिश्री वहां से चली जाती है। बहू, ये अभी अभी क्या बकवास करके गई है? कौन है इसका अनोखा और फर्स्ट क्लास भाई? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वही तो, सच कहूं तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा माँ जी। मिश्री तो पागल है, जो कोई नहीं कर सकता वो काम सिर्फ मिश्री ही कर सकती है। तूफान भी मिश्री के सामने शर्मा जाए, क्योंकि मिश्री तो खुद ही एक तूफान है। कमोर लीना अब इसी सोच में खो जाती है कि आखिर मिश्री का अनोखा भाई कौन है। फिर ऐसे ही एक रोज, हाँ हाँ, मैं इंतजार करेगी तेरा। तू बस जल्दी से आ जाना। राखी के दिन तेरा चेहरा देखकर मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। हाँ चल, अब मैं रखती है हाँ फोन। सच सबर कर आना। चल मिलते हैं, मेरे को बहुत ही काम पड़ा है इधर। अरे वो देख ली ना, तूने सुना ना? मिश्री किसी से फोन पर बात कर रही थी। राखी के दिन मिलने की बात कर रही थी वो। कहीं फोन पर उसका भाई तो नहीं था जिसके बारे में वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। लेकिन जितना हमें उसने अपने बारे में बताया है, वो एक अनाथ है और इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं है। बचपन में ही वो अपने परिवार से एक बाढ़ में बिछड़ गई थी और उसके बाद उसने आधी जिंदगी तो अनाथाश्रम में बिता दी।
हाँ, ये बात भी है। तो फिर वो फोन पर किससे बात कर रही थी? आखिर क्या माजरा है? ना जाने ऐसा कौन सा राज छुपा रही है वो। क्या सच में वो अनाथ है या कहानी कुछ और ही है? पल में हंस दिया, पल में रो भी दिया, और पल में उसने अपने भाई को ढूंढ भी लिया। एक मिनट लीना, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो पड़ोस के पोपटलाल को राखी बांध रही हो। पोपटलाल अकेला रहता है और ये उसके घर पर खाना बनाने जाती है। उसने कई बार हमारे सामने मिश्री की तारीफ भी की है और वो उसे अपनी छोटी बहन का दर्जा भी देता है। नहीं माँ जी, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो पोपट भाई को राखी बांधेगी। क्यों लीना, तुझे ऐसा क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसने जिस तरह से अपने भाई के बारे में बताया है कि वो अलग और अनोखा है, और ये सब सुनकर तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो भाई पोपट भाई होंगे। कुछ तो बहुत अलग होने वाला है माँ जी। आखिर वो मिश्री का भाई होगा। अब मिश्री खुद ही इतनी हिली हुई है, तो आप ही सोचिए कि उसका वो अनोखा भाई कितना हिला हुआ होगा। फिर ऐसे ही एक रोज, ए डिंक चिक्का डिंक चिक्का डिंक चिक्का डिंक चिक्का ए ए ए ए, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। अरे ओ लीना, तेरी दिमाग पर भी असर पड़ गया है क्या? या फिर उस पागल मिश्री की आत्मा तेरे अंदर घुस गई है? हाँ माँ जी, कुछ ऐसा ही हुआ है मेरे साथ, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे लेकिन ऐसा क्या हुआ है, बताएगी भी या फिर बस पागलों की तरह नाचती गाती रहेगी? मेरे भाई ने मेरे लिए स्कूटी बुक की है, जो मुझे रक्षाबंधन के दिन मिलने वाली है। मेरे रक्षाबंधन का स्पेशल तोहफा। अच्छा, अरे स्कूटी ही है ना, थोड़ी ना वो कोई कार दे रहा है जो तू उसके लिए इतना पागल हुए जा रही है। अब वह जो भी हो माँ जी, अब मेरा भाई अभी 1 साल पहले ही काम पर लगा है और उसने मेरे लिए पहली बार इतना महंगा तोहफा खरीदा है। और ये स्कूटी उसने ऑन कैश खरीदी है, विदाउट ईएमआई। और एक बहन होने के नाते ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। लेकिन आप जैसे छोटी सोच वाले छोटे लोग ये बड़ी बड़ी बातें कभी महसूस कर ही नहीं पाओगे। चल चल, अब ज्यादा भंकस मत कर। बधाई हो मैडम, आपकी नई स्कूटी के लिए आपको बधाई हो मैडम। थैंक यू सो मच मिश्री। वैसे तुम्हारा भाई तुम्हें क्या गिफ्ट देने वाला है? मेरा भाई तो रोज मेरे को गिफ्ट देता है। क्या? हाँ मैडम, मेरे लिए तो रोज ही रक्षाबंधन होता है। अरे पगला गई है क्या? क्या बोलती रहती है तू? रोज इसका भाई इसे तोहफा देता है, मतलब क्या है इसका? कमो और लीना के मन में अब मिश्री के भाई को जानने की उत्सुकता बढ़ती ही जाती है। ऐसे ही एक रोज वो दोनों उसे एक कमरे में बात करते हुए सुनते हैं। अब बस कुछ दिन और, फिर रक्षाबंधन के दिन मैं तेरी मुंह दिखाई करूंगी। फिर सब तुझे देखेंगे और एकदम खुशम खुश हो जाएंगे। देखा, वो अकेले में बातें कर रही है। फिर बाद में, क्या मैं अकेले में किसी से बात कर रही थी? हाँ मिश्री, हमने अपने कानों से सुना है कि तुम किसी से बात कर रही थी अंदर। कौन था कमरे में? या फिर किसी से फोन पर बात कर रही थी? अच्छा वो तो मेरा भाई था मैडम। क्या? अरे लेकिन तेरा भाई यहाँ कैसे आ गया? वो तो रक्षाबंधन के दिन आने वाला था ना। अगर वो कहीं गया ही नहीं तो यहाँ पर आएगा कैसे? और मैडम जी, मेरा भाई तो पहले से इस घर में ही रहता है। क्या? ये बात सुनकर तो कम्मो और लीना का दिमाग और घूम जाता है और मिश्री के भाई की पहली के बारे में सोच सोच कर उन दोनों की तो नींद ही उड़ जाती है। आखिरकार रक्षाबंधन का त्योहार आ ही जाता है। और तभी, देखो मिश्री, मैं तो अपने भाई को राखी बांध कर भी आ गई। अब तू बता कि तेरा भाई कहाँ पर है? हाँ मिश्री, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी ना अपने भाई के बारे में, तो आज दर्शन करा दे तेरे भाई के। जरा हम भी तो देखें कि वो तेरा अलग और अनोखा भाई कौन है। अरे रुको जरा, सब्र करो मैडम, अभी दिखाती हूँ मेरा भाई। तभी मिश्री वैक्यूम क्लीनर लेकर आती है
जिसे उसने राखी बांधी होती है। और यह देखकर लीना और कम्मो हैरान रह जाती हैं। कहा था ना मैंने, मेरा भाई तो 1,000 में है। अरे तू पागल वागल है क्या? इतने दिनों से जिस तरह से तूने बड़ी बड़ी बातें की थी वो इस वैक्यूम क्लीनर के लिए थी, और तूने इसे अपना भाई बनाया है। हाँ मैडम जी, यही तो रोज मेरे पीछे पीछे चलता है, झाड़ू करता है, लेकिन कभी कोई शिकायत नहीं करता बेचारा। बिल्कुल मेरे छोटे भाई के जैसा है ये। और अब तो मैंने इसका नाम टिंकू भी रखा है। प्यारा नाम है ना, बिल्कुल इसके क्यूट और मासूम थोबड़े की तरह। इसका मतलब तुम उस दिन इस वैक्यूम क्लीनर से बात कर रही थी? हाँ मैडम जी, मैं इसी से बतिया रही थी। अरे लेकिन उस दिन तो फोन पर किसको बुला रही थी, वो भी रक्षाबंधन के लिए? वो तो मैं मेरी सहेली को बुला रही थी मैडम। उसकी मैडम ने उसे आज ही छुट्टी दे ली है, तो आज शाम को ही हम दोनों मिलेंगे और बाहर घूमने भी जाएंगे। हे भगवान, हमें लगा कि तेरा भाई सच में अलग और अनोखा होगा, लेकिन यहाँ पर तो खोदा पहाड़ और निकला चूहा। ये मिश्री तो सच में पागल है। वो तो है ही मैडम। लीना और कम्मो अपना सर पकड़ लेती हैं और मिश्री अपने टिंकू भाई के साथ रक्षाबंधन मनाती है। विशाखा अपनी बड़ी बहू पायल और नई नवेली छोटी बहू ज्योति के साथ रहती है। ऐसे ही एक दोपहर में, अरे क्या ज्योति, तेरे पास ये छोटी सिलाई मशीन भी है? इसके पहले तो मैंने आज तक कभी नहीं देखी। हाँ माँ जी, ये मेरी दादी ने भेंट स्वरूप दी थी मुझे। क्या बात है, वैसे कितनी बारीकी और अच्छी तरह से सिल रही हो तुम ये। अरे तुम तो कलाकार निकली। धन्यवाद माँ जी। अरे मुझे तो ये लगा था कि तू भी उस पायल की तरह सो रही होगी, लेकिन तू तो यहाँ पर काम कर रही है। जी माँ जी, मुझे दोपहर में सोना नहीं पसंद। जितना सोना होता है रात में ही सो लेना चाहिए, क्योंकि रात की नींद तो रात की ही नींद होती है। हाँ बहू, ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही। अरे वो एक पायल है जो बस सोने के बहाने ढूंढती रहती है, निकम्मी कही की। और एक तू है जो उम्र और रिश्ते में छोटी होकर भी कितनी समझदार है। मैं मायके में भी ऐसे ही करती थी माँ जी। मुझे जैसे ही खाली समय मिलता था मैं सिलाई बुनाई करने लगती, और इस कारण मुझे 2 पैसे भी मिल जाते। अब यहाँ ससुराल में भी आने के बाद मैं अपना एक छोटा सा काम जारी रखूंगी। आशा करती हूँ कि आपको इससे कोई एतराज नहीं है माँ जी। अरे नहीं बहू, ये तो कैसी बातें कर रही है, उल्टा मुझे तो तुझ पर नाज है। शुक्रिया माँ जी। ज्योति की जेठानी पायल एकदम कामचोर होती है। एक रोज जब ज्योति अपनी बीमार माँ से मिलने अपने मायके गई होती है, तभी, अरे पायल बहू, आज ज्योति अपने मायके गई है और घर पर मेहमान आने वाले हैं, इसलिए घर की साफ सफाई और मेहमानों का खाना, इन सारे कामों की जिम्मेदारी आज तुझ पर है। हे भगवान, इस ज्योति की बच्ची को भी आज ही मायके जाना था क्या? क्या कहा तूने? कुछ भी तो नहीं माँ जी, मैं कर दूंगी, सारा काम कर दूंगी, आप एकदम निश्चिंत रहिए। फिर ठीक है। फिर 5 घंटों के बाद जब विशाखा वापस घर आती है, तभी वह पायल को साफ सफाई करते हुए देखकर हैरान रह जाती है। अरे नालायक, तू अभी तक सफाई ही कर रही है क्या? अरे 5 घंटे से कंचे खेल रही थी क्या तू? और ये क्या, रसोई में तो कुछ पकाया भी नहीं है तूने अभी तक। माफ करना माँ जी, वो मेरी एक दूर की सहेली का फोन आ गया था और उससे बतियाते हुए कब 5 घंटे बीत गए कुछ पता ही नहीं चला। क्या? अरे तेरा दिमाग तो ठीक है ना? 5 घंटे से तू फोन पर बात कर रही थी। अरे तुझे एक पल के लिए भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं हुआ क्या? और ऐसे कौन से सस्ते नशे करने लगी है तू? अरे माँ जी, बातों बातों में मैं भूल गई, सच में, आपकी कसम। अरे मुंह बंद कर अपना। झूठी कसम खाकर जल्दी मरवाना चाहती है क्या मुझे? निठल्ली कही की। अब ना जाने क्या होगा, सारे मेहमान कुछ ही देर में आते होंगे। तभी वहां पर ज्योति आ जाती है। अरे ज्योति बहू, तू तो आज के दिन अपने मायके में ही रुकने वाली थी ना, फिर अचानक से वापस कैसे आ गई तू?
अरे माँ जी, दरअसल घर पर सभी लोग हैं और माँ ने भी कहा है कि अब उन्हें बेहतर महसूस होने लगा है और इसीलिए मैं चली आई। और ये भी तो मेरा घर है ना, और यहाँ पर भी मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं। वाह, कितने अच्छे विचार है तेरे। देख, कुछ सीख अपनी देवरानी से। बेशरम कही कि इन वक्त पर इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी करके रख दी है इसने। ऊपर से मैं तो बाहर से भी खाना नहीं मंगवा सकती क्योंकि मेहमान आने वाले हैं और उन्हें तो बस घर का ही खाना पसंद है। अरे क्या हुआ माँ जी, आप दीदी पर इतना क्यों चिल्ला रही हो? सब ठीक तो है ना? अरे कुछ भी ठीक नहीं है ज्योति। फिर विशाखा ज्योति को सब कुछ बताती है और उसके बाद, हे भगवान, अरे दीदी, जब माँ जी ने आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी तो आपको भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए थी ना। वही तो, ना जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मेरे बेटे ने इस पगलेट के साथ शादी कर ली। माँ जी, अब आप कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। अरे बोलूंगी मैं, और बोलूंगी। तुझे जितनी मिर्ची लगती है लगने दे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओफो माँ जी, अब आप दोनों प्लीज बहस मत कीजिए। अभी इस वक्त केवल हमारे पास 1 ही घंटा बचा है। तब तक मैं सारा काम फटाफट से कर देती हूँ, खाना बनाने से लेकर सफाई तक। बस अगर कोई छोटी मोटी मदद लगी तो कर देना उसे। ठीक है ना दीदी? ठीक है ज्योति। लेकिन ज्योति, तू इतने कम समय में ये सब कैसे कर पाएगी? कर लूंगी माँ जी। अगर हम लोग 1 मिनट को भी सही से इस्तेमाल करें तो 1 घंटा भी बहुत होता है। फिर ज्योति फटाफट से सारे काम निपटा देती है और ये देखकर विशाखा बहुत खुश हो जाती है। देखा पायल, ज्योति कितनी गुणी है। और एक तू है, अरे तुझ में तो आज तक मैंने एक भी गुण नहीं देखा। भगवान जी हर सास को ज्योति जैसी ही बहू दे। अरे आज तो तूने मेरी लाज रख ली बहू। ऐसी कोई बात नहीं है माँ जी। और दीदी, आप भी बहुत गुणी हो। बस अपनी कमियों को सुधारो, फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे, मुझे सब पता है। बड़ी आई मुझे सिखाने वाली। अब पायल गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है। ये लड़की कभी नहीं सुधरने वाली। जाने दीजिए ना माँ जी, बार बार दीदी को ताने देना सही नहीं है और आप उन्हें प्यार से भी तो समझा सकती हो ना। अरे सब करके देख लिया है मैंने, लेकिन वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब कुछ दिनों के बाद ये तो मेरे हाथ का मार ही खाने वाली है। फिर गुजरते दिनों के साथ अब ज्योति अपनी सास के दिल में जगह बना लेती है, जिससे पायल को बहुत जलन होती है। अरे विशाखा बहन, तुम्हारी छोटी बहू तो कमाल की निकली। कितने अच्छे कपड़े सिलती है वो। इसीलिए हम भी आए हैं अपने कपड़े सिलवाने। हाँ बहन, और दाम चाहे कितना भी हो, हम तो अब आपकी बहू से ही कपड़े सिलवाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, जितने कपड़े देने हैं दे दो सिलवाने के लिए। मेरी बहू तुम सबके कपड़ों को एकदम अच्छे से सिल देगी, और वो भी ऐसे सिलेगी कि सब देखते ही रह जाएंगे। अरे तुम्हारी बड़ी बहू है जिसे आराम के सिवा और कुछ भी नहीं आता, और एक छोटी बहू है जो इतनी अच्छी है। सच में विशाखा बहन, तुम्हारे तो भाग ही खुल गए। पायल उन औरतों की बातें चुपके से सुन लेती है। ज्योति ज्योति ज्योति, हर किसी की जुबान पर बस ज्योति का ही नाम है, और मेरे लिए बस बुराई। काश मैं भी उसकी तरह होती तो मुझे भी सबका अटेंशन मिलता, तारीफें मिलती। फिर एक दिन जब पायल अपने गांव चली जाती है, तभी वहां पर उसे एक दुकान दिखाई देता है जहां पर एक महिला पापड़ की सब्जी बेच रही होती है। अरे वाह, ये सब्जी तो एकदम कमाल की बनी है, और इतनी स्वादिष्ट सब्जी तो मैंने आज तक कभी नहीं खाई। काकी जी, इसकी रेसिपी क्या है? बताओ ना मुझे भी, बहुत मजेदार बनी है। अरे बिटिया, अगर तुझे भी अपने घर पर ये सब्जी बनानी है तो तू ये पैकेट लेकर जा। ये रेडीमेड पैकेट है, और इसमें से सारा मसाला और पापड़ पानी में मिला देना, और प्याज टमाटर मिलाकर सब्जी तैयार हो जाएगी। क्या सच में? हाँ बिटिया, सच बोल रही हूं मैं, झूठ क्यों बोलूंगी भला मैं। ले, एक साथ 4 से 5 पैकेट लेकर जा।
और अगर और चाहिए होंगे तो मेरे फोन पर फोन कर देना, मैं होम डिलीवरी भी कर देती हूँ। ठीक है काकी जी। बहुत से लोगों को आपके इस खुफिया सब्जी के बारे में पता नहीं है, पर वाकई में इस पापड़ की सब्जी को खाकर हर कोई इसका फैन बन जाएगा। फिर पायल उस पैकेट को ससुराल लेकर जाती है और एक रोज वो उसी पैकेट से पापड़ की सब्जी बना देती है। अरे वाह बहू, ये सब्जी कितनी स्वादिष्ट बनी है। सच में मजा ही आ गया, है ना ज्योति? हाँ माँ जी, बहुत ही स्वादिष्ट बनी है ये सब्जी। और मैं तो ये पापड़ की सब्जी पहली बार ही खा रही हूँ। और पायल बहू, आज तक तेरे हाथ की बनाई हुई कोई भी सब्जी मुझे इतनी पसंद नहीं आई, लेकिन आज पहली बार तूने मेरा दिल जीत लिया। हाँ पायल दीदी, सच में ये सब्जी तो बहुत ही कमाल की बनी है। शुक्रिया। वैसे मुझे सब आता है, बस थोड़ा बहुत कभी कभार आलस कर देती हूँ, लेकिन अब से नहीं करूंगी। पायल को अपनी तारीफ सुनकर बहुत अच्छा लगता है। माची ने इतने लंबे समय के बाद मेरे दिल से तारीफ की है, और इस सब का श्रेय मेरी पापड़ की सब्जी को जाता है, क्योंकि ये सब इसके कारण ही हो पाया है। और अब से मैं इसी पापड़ की सब्जी से सभी घर वालों को मेरे करीब लेकर आऊंगी। बहुत हो गए सब ज्योति पर लट्टू, लेकिन अब बारी मेरी होगी। अब पायल हर 2 से 3 दिनों में सभी के लिए पापड़ की ही सब्जी बनाती है। फिर एक रोज उनके घर पर पड़ोसन आती है और तभी सब लोग खाना खा रहे होते हैं और वो लोग उसे भी खाना खाने बिठाते हैं। अरे वाह पायल, जरा हमें भी तो बता कि तेरी इस पापड़ की सब्जी की क्या रेसिपी है। हाँ दीदी, बताओ ना, मैं भी जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आखिर आप इस रेसिपी को कैसे बनाती हो, क्योंकि जब भी आप ये पापड़ की सब्जी बनाती हो तब रसोई का दरवाजा बंद करके बनाती हो, और उस कारण मैं कुछ देख भी नहीं पाती। अरे अगर मैं सब कुछ बता दूंगी तो राज क्या रह जाएगा। और काकी जी, आपको जब भी ये पापड़ की सब्जी खाने का मन करे तो आप सीधे मेरे पास चली आना, मैं आपको बनाकर दे दूंगी। लेकिन माफ कीजिए, मैं इसकी रेसिपी आपको नहीं बता सकती। अरे कोई बात नहीं पायल, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ। अब जब भी मुझे ये पापड़ की सब्जी खाने की इच्छा होगी तब तब मैं तेरे पास आया करूंगी। अब विशाखा को भी पायल का स्वभाव अच्छा लगने लगता है। चाहे जो भी हो, पर पायल अपने आप पर काम कर रही है और उसने वो अनोखी सब्जी खिलाकर ये साबित कर दिया है। भगवान करे वो भी सुधर जाए और बिल्कुल तेरी जैसी बन जाए। अरे मेरी तरह क्यों माँ जी, अब दीदी जैसी भी है वैसी ही बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ी बहुत चीजें हैं जिन पर उन्हें और ज्यादा काम करना चाहिए। फिर उसके बाद देखना सब एकदम ठीक हो जाएगा। हाँ बहू, अब तो यही उम्मीद है। पायल ये सब चुपके से सुन लेती है। यही तो चाहिए था मुझे कि माँ जी मेरी तारीफ करे और धीरे धीरे उनके मन में भी मेरे लिए भी ज्योति के जैसे भाव पैदा हो। फिर उसके बाद तो मैं ज्योति को उनके मन से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दूंगी और वो तो सिर्फ मेरे ही गुणगान गाएगी। अब पायल घर बैठे बैठे ही टिफिन सर्विस शुरू करती है और वो सबको पापड़ की सब्जी पार्सल दिया करती है और उससे वो थोड़े बहुत पैसे भी कमा लेती है। एक तरफ पायल है जो सिलाई बुनाई से थोड़े बहुत पैसे कमा लेती है, और एक तरफ तू है जो अब ये काम करके तू भी पैसे कमा रही है। और आज अपनी दोनों बहुओं को जीवन में इस तरह आगे बढ़ते हुए देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। धन्यवाद माँ जी, और साथ ही आपसे माफी भी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मैं पहले बहुत बिगड़ेल थी, लेकिन अब देखना मैं धीरे धीरे करके अपनी सारी गलतियों को ठीक करूंगी। बहुत खूब बहू, ऐसी ही आगे बढ़ना। फिर एक दिन जब पायल पैकेट से सारा मसाला निकालकर सब्जी बनाती है तभी ये सब ज्योति देख लेती है। अरे ये क्या दीदी, इसका मतलब ये रेडीमेड सब्जी है और इसे आप नहीं बनाती, बल्कि ये सब्जी तो किसी मैगी नूडल्स की तरह है। मसाला निकालो और पानी में डालो, फिर हो गया। अरे ज्योति, वो मुझे लगा कि आप सच में सुधर रही हो, लेकिन यहाँ पर तो मुझे कुछ और ही देखने मिल रहा है। बताओ दीदी, आपने ऐसा क्यों किया?
तेरे कारण। हाँ ज्योति, सिर्फ और सिर्फ तेरे कारण। अरे जब से तू यहाँ पर आई है तब से माँ जी ने मुझे भाव भी नहीं दिया है। दिन भर वो तो बस तेरे नाम की ही माला जपती रहती है। मुझसे छोटी होकर भी तू इतने बड़े बड़े काम कर लेती है, सबकी तारीफें सुनती है। और ये देखकर मुझे बहुत जलन हुई तुझसे। और फिर मैं जब गाँव गई तब मुझे वहां पर ये पापड़ की सब्जी वाली काकी दिखी और ये पैकेट्स मैंने वहां से ले लिए और ये सब्जी सबको पसंद भी आ गई। जिसके बाद मैंने इस सब्जी को अपनी ताकत बनाकर सबको अपनी तरफ खींचा। देखिए दीदी, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन सच कहूं तो आपको ऐसे जलन रखकर कुछ भी नहीं मिलने वाला। इंसान अक्सर खुद को दूसरों से कम समझकर चलने लगता है, जबकि वो खुद कितना बेहतर होता है ये उसे खुद को भी पता नहीं होता। इसलिए खुद की कमियों पर काम करो और एक अच्छा इंसान बनकर दिखाओ। लेकिन ये जलन वगैरह एक दिन आपको बर्बाद करके रख देगी। हाँ ज्योति, शायद तू सही कह रही है। मैं गलत थी जो तुझसे जलती रही। अगर मैं अपने जीवन में हर रोज पॉजिटिव सोच रखकर जीने लगी तो सब अच्छा ही होगा और फिर मैं भी एक दिन बेहतर इंसान बन जाऊंगी। फिर उसके बाद मैं ना तो किसी से जलने लगूंगी और ना ही खुद को किसी से कम समझूंगी। हाँ दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा। और शुक्रिया ज्योति, आज तूने मेरी आंखें खोल दी। इस तरह अंत में पायल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और फिर उस दिन के बाद से वो खुद पर काम करने लगती है और एक बेहतर इंसान बनकर दिखाती है। इन दोनों बहनों की तो ऐसी की तैसी, दिन दहाड़े घोड़े बेचकर सो रही है दोनों। अभी इन्हें सबक सिखाती हूँ। फिर मैंने कहा ठंडा पानी लाकर चारों ओर ज्योति के ऊपर डाल देती है और वो बेचारी झट से थर-थर कांपते हुए उठ जाती है। चाचा, चाची, आप। बाप रे, ये तो कितना ठंडा पानी है। अच्छू। अरे बेशरम लड़कियों, अकल वकल है कि नहीं तुम में? घर में कितना सारा काम पड़ा है और तुम दोनों घोड़े बेचकर सो रही हो। माफ कीजिए चाची जी, चारू और मैं तो बस कुछ देर के लिए आराम करने आए थे और कब आग लग गई पता ही नहीं चला। हाँ चाची जी, सुबह के 6 बजे से उठे हुए हैं और कल रात को भी देर तक बर्तन धो रहे थे, शायद इसीलिए नींद आ गई। अरे अपनी ये बकवास भरी बातें बंद करो, बहुत सारे टिफिन बाकी है अभी तक। जाओ जल्दी से काम पे लगो, वरना आज तो तुम दोनों को खाना ही नहीं मिलेगा, समझी कि नहीं? जी चाची जी। चारू और ज्योति दोनों गरीब और अनाथ बहनें अपनी चाची मेनका के साथ रहती हैं। मेनका बहुत क्रूर होती है, वो उन दोनों से घर के सारे काम करवाती हैं। साथ ही दोनों बहनें दिन रात खाना बनाती हैं और टिफिन सर्विस के लिए टिफिन भी पैक करके देती हैं, जिसके सारे पैसे मेनका अपने पास ही रखती है। अभी तक टिफिन बना कि नहीं? ग्राहक कभी भी आते होंगे। हाँ चाची जी, हो ही रहा है। वो ज्योति का हाथ कल जल गया था ना, इसीलिए उसे मरहम लगा रही थी मैं। अरे सत्यानाश हो तुम दोनों का, जल्दी जल्दी हाथ चला, वरना मेरा ये हाथ तुम्हारे गालों पर चल जाएगा। मुझे ये ऑर्डर हाथ से जाने नहीं देने। अगर वक्त पर खाना दोगे तभी ग्राहक रोजाना यहाँ पर आएंगे। जी चाची जी, हम समझ गए। ज्योति और चारू दोनों बहनों को सारा खाना बनाना आता है और उनका स्पेशल आइटम होता है सब्जी और पराठे। ऐसे ही एक रोज जब घर में मेनका की सहेली राखी आती है तभी, वाह यार मेनका, तेरी दोनों भतीजों के हाथों में तो जादू है जादू। अब जल्दी बता, ऐसा कौन सा जादुई मसाला इस्तेमाल किया जाता है इसमें, या फिर कोई जादुई मंत्रा फूकती हो जो ये सब्जी और पराठा इतना लाजवाब बनता है? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये दोनों पहले से ही काफी अच्छा खाना बनाती है और मैं तो इन दोनों को कितना मना करती हूँ कि रसोई में मत आया करो, पर फिर भी ये दोनों आ ही जाती है। और इन दोनों को तो ये सब्जी और पराठा बनाना मैंने ही सिखाया है। क्या बात है मेनका, बहुत खूब। लेकिन लड़कियों, इन सब के साथ साथ अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दिया करो, क्योंकि तुम दोनों की अभी पढ़ाई की उम्र है, ना कि ये सब करने की। लेकिन हम दोनों तो पढ़ते ही नहीं है आंटी।
हमें चाची जी ने स्कूल से कब का निकाल दिया है और घर पर ही बिठाया है। क्या? इस ज्योति की तो ऐसी की तैसी, इसका मुंह तो कभी भी खुल जाता है। अरे मेनका, ये तेरी भतीजी क्या बोल रही है? अरे क्या तू भी राखी, इन लड़कियों की बातों को सच मान रही है। अरे मेरी ये दोनों भतीजियां तो एकदम मजाकिया है, हर वक्त बस मजाक ही करती रहती है ये। अच्छा, तो ये दोनों मजाक कर रही थी। फिर राखी के जाने के बाद मेनका ज्योति को खूब मारती है। चाची जी, मत मारिए ना ज्योति को, उसे लग रही है। इस लड़की की जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही है आजकल। रुक जा, आज तो मैं तेरी जबान पर गर्मा गर्म चटका ही दे देती हूँ, फिर उसके बाद तू अपनी ये जबान कभी नहीं चला पाएगी। क्या? नहीं चाची जी, ऐसा मत कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए ना चाची जी। मैं दोबारा किसी के सामने कुछ भी नहीं बोलूंगी, आपको वचन देती हूँ मैं। लेकिन प्लीज चाची जी, मेरी जबान मत चलाइए। हाँ चाची जी, ज्योति से गलती हो गई, लेकिन मैं समझाऊंगी इसे। आप चिंता मत कीजिए, तो आइंदा से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ चाची जी, माफ कर दीजिए मुझे। देख ज्योति, मैं तुझे एक आखिरी बार माफ कर रही हूँ, लेकिन इसके बाद अगर तूने किसी से कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। इतना कहकर मेनका वहां से चली जाती है। चारू और बेचारी दोनों बेबस बहनें एक दूसरे के गले लगकर रो पड़ती हैं। वो दोनों दिन रात मेहनत करती हैं और उनकी सारी कमाई मेनका अपने पास रख लेती है। चाची जी, आज हमें आइसक्रीम खाने का बड़ा मन कर रहा है, कुछ पैसे दे दो ना। हाँ चाची जी, जब दोपहर में 2 बजे गली में आइसक्रीम वाले अंकल आएंगे तब हम दोनों उनसे आइसक्रीम खरीदेंगे। अरे चुप रहो तुम दोनों, 1 रुपया तक नहीं दूंगी मैं तुम दोनों को। बढ़िया ही आइसक्रीम खाने वाली, दफा हो जाओ यहाँ से। अरे चाची जी। कोई बात नहीं ज्योति, चल यहाँ से। और चाची जी, हम कपड़े धोने का काम निपटा लेते हैं। हाँ हाँ जल्दी करो, फिर उसके बाद तुम दोनों को मेरे पैरों की मालिश भी करनी है। ज्योति अब बहुत उदास हो जाती है। ये सब कब तक चलेगा चारू? हम दिन भर कितनी मेहनत करके खाना बनाते हैं और वो पैसे हमारे मेहनत के होकर भी चाची जी हमें 1 रुपया तक नहीं देती। ये सब कितना गलत हो रहा है। मैं जानती हूँ कि ये सब गलत है, लेकिन हम दोनों और कर ही क्या सकते हैं। माँ और पापा तो बचपन में ही हमें इस दुनिया में छोड़कर चले गए। उसके बाद हम चाची जी और चाचा जी के पास आ गए। दोनों ने तो हमें भरपूर प्रेम दिया, पर चाचा जी की मौत के बाद चाची जी बहुत बुरी बन गई। पर हमें यहाँ पर रहने के अलावा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वही तो दिक्कत है ना चारू, काश हमारे माँ पापा भी जिंदा होते तो वो हमारी आंखों से एक आंसू तक आने नहीं देते। हाँ ज्योति, तूने सही कहा, मुझे भी माँ पापा की बहुत याद आती है। जब माँ पापा थे तब जिंदगी में खुशियाँ थी, लेकिन अब उनके बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। ऐसे ही एक रोज जब ज्योति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है तभी, अरे वो ज्योति कहाँ पर चली गई? अभी तक नहाई नहीं क्या? आज कितने सारे टिफिन हैं, तो उसे रसोई में आने के लिए इतनी देर क्यों लग रही है? अरे चाची जी, वो ज्योति की तबीयत थोड़ी बिगड़ चुकी है, इसलिए आज वो कोई काम नहीं कर पाएगी। क्या? अरे तो पागल वागल हो गई है क्या? अगर वो आज काम नहीं करेगी तो मुझे कितना सारा नुकसान होगा, पता भी है क्या तुझे? जी चाची जी, मैं समझ सकती हूँ, पर ज्योति की तबीयत वाकई में बहुत बिगड़ चुकी है, तो इस हालत में वो कोई काम कैसे कर पाएगी? चाची जी, क्या आप मुझे थोड़े पैसे दे सकती हो क्या? उन्हीं पैसों से मैं ज्योति के लिए दवाई लेकर आती हूँ। चल भाग यहाँ से, मैं तुझे कोई पैसे नहीं देने वाली। अरे वो जो असरदार काढ़ा बनाती है ना तू, वही घर पर बना दे और पिला दे अपनी उस पनौती बेवकूफ बहन को। 1 घंटे में वो ठीक भी हो जाएगी, फिर कर लेना तुम दोनों अपने अपने काम। नहीं चाची जी, उस काढ़े को पीने से ज्योति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही वो 1 घंटे में ठीक हो जाएगी। मैं आपसे विनती करती हूँ चाची जी, दे दीजिए ना पैसे। मैं दवाई के लिए तो मांग रही हूँ, अब वो दवाई नहीं खाएगी तो ठीक कैसे हो पाएगी?
अरे मेरे हाथ का एक जोरदार थप्पड़ खाएगी ना तो अपने आप 1 मिनट में ही वो ठीक भी हो जाएगी। तू चुपचाप उसे काढ़ा बना कर दे और काम करने को बोल, वरना मैं उसे मार मार कर उसकी तबीयत और बिगाड़ दूंगी। क्रूर मेनका की बातें सुनकर चारू बहुत दुखी हो जाती है। फिर वो ज्योति को काढ़ा बना कर देती है, लेकिन उससे ज्योति की तबीयत ठीक नहीं हो पाती। लेकिन फिर भी बीमारी की हालत में भी वो घर के सारे काम करती है। फिर 2 दिनों के बाद, बस चारू, अब बहुत हो गया। कब तक हम दोनों चाची जी का अत्याचार यूं ही सहते रहेंगे? हमारी मेहनत के पैसे होकर भी वो हमें कुछ भी नहीं देती। ऊपर से इतना अत्याचार करती है हम दोनों के साथ। इसीलिए कह रही हूँ, हमें ये घर छोड़कर जाना चाहिए। बात तो तू सही कह रही है ज्योति, लेकिन हम दोनों कहाँ पर जाएंगे? हमारे पास तो कोई पैसे भी नहीं है। वो सब तो हम देख लेंगे, पर इस घर से भाग निकलते हैं, वरना ये औरत तो हम दोनों को तड़पा तड़पा कर यूं ही एक न एक दिन मार ही डालेगी। फिर ज्योति और चारू चुपके से सारा सामान लेकर भाग जाती हैं, जिसके बाद मेनका उन्हें बहुत ढूंढती है, पर वो दोनों उसे कहीं नहीं मिलती। ये उन दोनों बहनों ने अच्छा नहीं किया। एक बार मुझे बस वो दोनों मिल जाए, फिर ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो दोनों घर छोड़ना तो क्या, उसके बारे में सोच भी नहीं पाएगी। वही चारू और ज्योति अब दूसरे गांव में चली जाती है, जहां वो दोनों मंदिर में ही रहती है। अरे ज्योति, कुछ दिन तक तो पंडित जी हमें यहाँ पर रुकने देंगे और साथ ही मुफ्त का खाना भी देंगे, लेकिन उसके बाद तो हमें यहाँ से जाना ही पड़ेगा। हाँ चारू, और इसीलिए हमें पैसे कमाने होंगे। पैसों से हम दोनों खा पी पाएंगे और रहने के लिए हमें कोई जगह भी मिल पाएगी। अब चारू और ज्योति बहुत जगह जाकर काम ढूंढती है, पर उन दोनों को कोई काम नहीं मिलता। वही घर में सारा काम अकेले कर करके मेनका की हालत बहुत खराब हो जाती है। ये सब उस चारू और ज्योति के कारण हो रहा है। मुझे उन्हें कुछ भी करके ढूंढना ही होगा, वो भी जल्द से जल्द, वरना एक ना एक दिन मैं ये काम कर करके पागल हो जाऊंगी। फिर एक रोज जब दोनों बहनें जंगल के रास्ते से गुजर रही होती हैं, तभी, अरे चारू, वो देख, एक खाली मकान है। अरे हाँ ज्योति, इसमें तो कोई भी नहीं रहता, पूरा का पूरा घर खाली है। तो क्यों ना हम दोनों ही इसमें रह ले, क्या कहती हूँ? हाँ ज्योति, यहीं पर रह लेते हैं हम दोनों। वैसे भी इस जंगल में रहना ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि इसमें कोई जंगली जानवर नहीं है, और इसी वजह से हर रोज इस सुंदर से जंगल को देखने के लिए कई सारे पर्यटक आते हैं। फिर चारू और ज्योति उस खाली मकान में रहने लगती है। अपने खाने पीने का गुजारा करने के लिए वो दोनों पेड़ से फल तोड़ती है और उसे ही खाती है, और साथ ही वो उन फलों को बाजार में जाकर भी बेचती है। देख चारू, माना कि ये फल बेचकर भी हम दोनों अच्छे पैसे कमा रहे हैं, लेकिन तुझे नहीं लगता क्या कि हमें कुछ और भी करना चाहिए? मतलब? वो देख वहां पर हर तरफ बस चाय वाला, कचौरी वाला, समोसा वाला, गोलगप्पे वाला, यही सब लोग मौजूद हैं, और उनके पास ग्राहकों की लंबी लाइन लगी हुई है। हमारे हाथ का सब्जी पराठा भी हर किसी को पसंद आता है, तो क्यों ना हम दोनों भी अपना छोटा सा ठेला खोले, और वो भी हमारे मकान के बाहर। हाँ ज्योति, ये तो काफी मस्त सुझाव है। फिर दोनों फल बेचकर कमाए हुए पैसों से अपने उस मकान के बाहर ही सब्जी पराठा बेचने लगती है। जंगल में आए पर्यटक और अन्य गांव वासियों को दोनों बहनों का सब्जी पराठा बहुत पसंद आता है। वाह, क्या बेहतरीन सब्जी पराठा है, मजा ही आ गया। ऐसा खाना हमने कभी नहीं खाया, आपके खाने की बात ही निराली है। धन्यवाद भाई साहब। फिर एक रोज उनके ढाबे पर एक फूड ब्लॉगर आता है, और वो उनकी पूरी वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है, और उन दोनों बहनों की वो वीडियो रातों रात वायरल हो जाती है। क्या कहा? हमारी वीडियो को 24 घंटे में पूरे 2 मिलियन लोगों ने देखा। हाँ ज्योति, तुमने बिल्कुल सही सुना। ये मेरे चैनल की सबसे ज्यादा व्यू वाली वीडियो है, इसीलिए थैंक यू सो मच। तुम दोनों बहनें मेरे लिए लकी साबित हुई। थैंक यू तो हमें आपका करना चाहिए, क्योंकि आपके कारण ही हम दोनों इतने वायरल हो पाए। अब वायरल होने के बाद
उनके पास पहले से भी और ज्यादा ग्राहक आने लगते हैं और उनका वो वायरल वीडियो मेनका के पास भी चला जाता है और वो उसे देखकर आग बबूला हो जाती है। इन दोनों की इतनी जुर्रत! घर छोड़कर उन्होंने ढाबा खोल दिया। इन दोनों को तो मैं नहीं छोड़ूंगी, वापस लेकर ही आऊंगी। फिर मेनका उस जंगल में चली जाती है। चुपचाप घर चलो, और अगर ज्यादा नखरे किए तो तुम दोनों को मार मार कर लाल कर दूंगी मैं। हमें नहीं आना है आपके साथ, चली जाइए यहाँ से। आपके साथ आकर हमें कुछ नहीं मिलने वाला। आप तो हमारे साथ अत्याचार करती हो, हमसे मेहनत करवा के वो पैसे अपने पास ही रखती हो, और इससे अच्छा तो यही है कि हम दोनों बाहर अकेले रहकर खुशी से जिए। बहुत पर निकल आए हैं ना तुम्हारे, अभी तुम दोनों को बताती हूँ मैं। फिर मेनका उन दोनों को मारने जा रही होती है कि उतने में वो फूड ब्लॉगर उसे रोक लेता है। खबरदार, जो इन दोनों बहनों को मारने की कोशिश भी की तो अभी 2 मिनट पहले जो भी हुआ वो सब कुछ मैंने अपने फोन पर रिकॉर्ड कर लिया है। क्या? हाँ, मैं 2 दिन से ही इनके पास सब्जी और पराठे खाने आ रहा हूँ और मैं इन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, और अगर तुमने इनके साथ कुछ भी किया तो मैं ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा। ये दोनों तो पहले ही बहुत प्रसिद्ध हो चुकी हैं, और ऐसे में अगर तुम इनके साथ कुछ भी गलत करोगी तो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगी। कहो, कर दूं अपलोड? करोगी इन दोनों को परेशान? नहीं नहीं, माफ कर दो मुझे, मैं इन दोनों को कोई तकलीफ नहीं दूंगी और इनसे दूर भी चली जाऊंगी। बस ये वीडियो कहीं पर भी अपलोड मत करना। ज्योति, चारू, माफ कर दो मुझे। डर के मारे मेनका फौरन वहां से 9-11 हो जाती है, जिसके बाद दोनों बहनें उस ब्लॉगर को धन्यवाद कहती हैं और वो दोनों अब ढेर सारी मेहनत करके जीवन में खूब आगे जाती हैं।